गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज तो अपने यहाँ से 3 लोग थे, लेकिन 2 लोगों से संपर्क ही नहीं हो पाया। एक तो मैम हैं जिनको मैं उनसे बहुत उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा करेंगे। वाइस प्रिंसिपल में भी कम्पीट कर रखी हैं, फ़ोन नहीं लग रहा है, तो हो सकता है लेट निकली हो या जैसे भी हो। मैम अगर वीडियो सुन रही हैं तो आप भेजिएगा मनीष जी को क्वेश्चन, पूरा डिटेल, और बात भी करूँगा आपसे। फिलहाल जो एक है बहुत ही शानदार है, और ये कई मामले में ये इंटरव्यू सुनने की चीज़ है सबको, चूँकि ये गुरु बहुत ही परिश्रमी और उत्तराखंड शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, और इन्होंने यहाँ क्रैक किया और बहुत शानदार इनका इंटरव्यू भी रहा। पीजीटी हैं, लेक्चरर इकोनॉमिक्स के ही हैं, तो बड़ा सिस्टमेटिक रहा। बहुत खुश होके आए, हम लोगों को भी इन्होंने बहुत दुआ दिया। ये अपने इंस्टीट्यूशन में NIOS के इंचार्ज हैं, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं, तो बहुत क्वेश्चंस पे क्वेश्चन, कई 4-5 क्वेश्चन NIOS के ऊपर इनसे पूछा गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग के बारे में क्या लाभ है, क्या पढ़ाई होती है, क्या स्टडी मटेरियल है, क्या फ़ायदा किए। इन्होंने बताया कि खासकर महिलाओं के जीवन में क्रांति ला दिया, उसके इतने अच्छे कोर्स हैं स्किल डेवलपमेंट के, पूरा इन्होंने NIOS को अच्छे से बताया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन वही कि ये जो लोगो है कि सर आपके बताए सभी प्रश्न आते हैं कि आप प्रिंसिपल बन के आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, तो इन्होंने बताया वही सुरक्षा, अच्छा जवाब दिया। उसके बाद इनसे सर्व शिक्षा अभियान और माध्यमिक शिक्षा अभियान पे भी बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया, बल्कि माध्यमिक शिक्षा अभियान पे का भी ये इन्होंने उस पर कोऑर्डिनेशन का काम किया था। तो माध्यमिक शिक्षा पे उठा के इनसे पूछा गया, हाँ, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए, और तब इन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परियोजना के तहत माध्यमिक स्कूल के बच्चों के उत्थान के लिए इनरोलमेंट रेशियो 75% करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर और टीचिंग फैसिलिटी से लेकर और सारी सुविधा देना लड़कियां के ऊपर केंद्रित थी। उसी के तहत लड़कियों को यातायात के लिए साइकिल मिली, एक निश्चित दूरी के अंदर सब जगह हाई स्कूल खोलने की बात, उच्चतर विद्यालय खोलने की बात थी। तो इनको अच्छा जवाब था, ये समझ रहे थे उस चीज़ को। आप लोगों को और अतिरिक्त बता दूं कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग, हालांकि कई क्लास में हो चुकी है चर्चा, ये भी ब्रेन चाइल्ड, ये उसी समय, देखिए परिवेश बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस समय राइट टू एजुकेशन आ रहा था, उसी समय सरकार को लगा कि केवल राइट टू एजुकेशन ला के हम क्या कर लेंगे जब तक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, चीज़ों को नहीं संभालेंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान तो पहले से चल रहा था, तो इसी को अपने राइट टू एजुकेशन को सक्सेस करने के लिए ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। 2009-10 में ही इसकी शुरुआत हुई थी। 11th 5-year प्लान चल रहा था। और वाकई में अगर मुझसे कोई पूछता है कि शिक्षा को जो राइट टू एजुकेशन में जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ गांव के स्तर पे, वो माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा हुआ। क्योंकि बहुत दिक्कत थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, और बहुत दूर दूर हाई स्कूल थे, और शानदार क्रांति किया कि जब लड़कियों के हाथ में, मैं छोटे शहरों में देखता हूँ झुंड के झुंड, जो लड़की मतलब जाने में इतनी परेशानी छोटे शहरों में थी, और झुंड की झुंड निकलती हैं तो दिल लगता है कि हाँ इस देश आज़ाद हो गया। तो वो दृश्य बहुत विहंगम है। तो ये काम उसी समय हुआ था, और ये सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि है।
और तो शहरों में तो बहुत कुछ हो गया कि एक मजदूर का भी बेटा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन गांव में तो प्राइवेट सेटअप है ही नहीं, स्कूल तक ही लोग नहीं जाते थे, दूर दराज। हमारे ही गांव में स्कूल नहीं थी, कोई लड़कियां पढ़ती नहीं थी, लेकिन आज हाई स्कूल हो गया। तो ये सबसे बड़ा उसका योगदान है। फिर इनसे पूछ दिया कि इसका काउंटर पार्ट हायर एजुकेशन में क्या है। इन्होंने बोला रूसा है, लेकिन बोला कि सर मैं इसके बारे में डिटेल नहीं बता सकता हूँ। तो जान जाइए कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान आज भी रूसा चलता है। और ये सारे देखिए होता क्या है कि कॉन्करेंट लिस्ट में डायरेक्ट स्टेट क्या करती है, मतलब भारत सरकार क्या करती है। आपने देखा कि इस बार सबसे ज़्यादा बजट का 2 भाग होता है। एक भाग स्कूल एजुकेशन का है, जिसपे ऑलमोस्ट 60% या 65% एजुकेशन बजट का खर्च होता है। इस बार है 65, 68, 68 हज़ार करोड़ का है, और इधर 44 है। तो उसके अंदर अगर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च है, हमको लगता है कि उसका भी 60% समग्र शिक्षा अभियान पे खर्च है। क्योंकि अब समग्र शिक्षा के अंदर ही उसका पैनोरमा बहुत बड़ा हो गया। ये सारा आ गया 3 साल के बच्चों से लेके 18 साल तक, 12 तक। तो उसके जरिए सारी जगहों पे केंद्र अपनी नीतियों को चलाने के लिए कि पूरा डेवलप हो। कोई राज्य, बहुत सारे में स्टेट को भी कुछ फंड लगाना पड़ता है और सेंटर का फंड होता है ज़्यादा, कुछ जगह 100% सेंटर फंड देती है। और उसी तरह से हायर एजुकेशन के लिए भी रूसा उस काम को करती है। तो जो भी ये अभियान है उसमें केंद्र का शिक्षा में सबसे बड़ा योगदान इसीलिए हो जाता है। इसीलिए आप सुनते होंगे कि अब जो गवर्नमेंट सोच रही है कि जीडीपी का 6% कम्बो हो, यानी राज्य भी करे 3% पर 2.9 पे केंद्र आ गया और 3 राज्य भी करे, तब जाके बात बनेगी शिक्षा की, और उस दिशा में काम शुरू हो रहा है। तो रूसा समझ गया, सर्व शिक्षा अभियान समझ गया कि 18 में ही उसको समग्र कर दिया गया था। हालांकि इनसे इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाना, लेकिन ठीक है, उनकी इच्छा। इनसे पूछा आपके प्रिंसिपल में क्या कमियां हैं, आप अपने वर्तमान प्रिंसिपल से क्या प्लस कार्य करेंगे। यानी जो वर्तमान आपका प्रिंसिपल है, जिसके काम को आप देख रहे हैं, उससे और आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इन्होंने कहा कि हम एकेडमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे। बहुत अच्छा। रूसा के रमसा के 4 उद्देश्य, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग। हायर एजुकेशन में का कौन सा, रूसा। उसका हॉबी पे, इनका हॉबी गजब था। मैं बार बार डर रहा था मॉक इंटरव्यू में भी, ये अपने कामों को ही हॉबी बना दिए। तो इन्होंने कहा कि मैं हर काम को हॉबी समझ के करता हूँ और एट पार करता हूँ, एक्सेलेंट करता हूँ, और इसका हमको वाहवाही मिलती है, हमको थैंक्स किया जाता है। तो हॉबी से भी इन्होंने अपने को निकाला। इसके बाद CWSN, चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड क्या है, और इसकी यानी इसका पूरा नाम क्या है। तो CWSN तो इन्होंने बता दिया, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। उसके बाद मानसिक मेंटल इम्पेयरमेंट में कैटेगरी। तो ये कैटेगरी तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, जिसको ICD-10 बोलते हैं, वो इंटरनेशनली कैटेगराइज है। 10 बीमारियों का रखा गया। इसमें इन्होंने सॉरी सर बोला। वर्तमान में इंडिया की इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, समावेशी शिक्षा। बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया। बट नेचुरल है, हमारे सारे गुरु इसमें पारंगत हैं। वर्तमान में इंडिया का प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन क्या है, याद रखिए। अगर ज्योग्राफी वाले होंगे तो आप भी लिख लीजिए, और इकोनॉमिक्स वाले भी। ये दोनों आपके पेपर इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। तो आज के डेट में 1.41 बिलियन हमारी जनसंख्या है। लगभग अब हम लोग 1 अरब 40 करोड़ में पहुंच रहे हैं, 1.5 की ओर। उसके बाद इनसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इंडिया के प्रोजेक्ट एजुकेशन प्लानिंग के अप्रोच
से 2 प्रश्न, इन्होंने सॉरी बोल दिया। प्लानिंग का अप्रोच तो खैर अपना अपना होता है, आप बोल सकते थे। एक शानदार क्वेश्चन पूछा है जिससे मुझे व्यक्तिगत बहुत मज़ा आया। इन्फ्लेशन ऑफ एजुकेशन क्या है, शिक्षा में स्फीति क्या है, मुद्रास्फीति क्या है। तो जनरली ये बात मीडिया में आती है, लेकिन बहुत इंटेलेक्चुअली जो साउंड है उनके बीच ये चीज़ क्वाइन करके एक बार कहीं आ गई चली जाती है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इस पे जो बेहतरीन काम मुझे लगता है अपने नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन का। अभी हाल फिलहाल में लॉकडाउन में उन्होंने कुछ एसेज लिखे हैं जो जीवनी से जुड़ा हुआ है, उसमें इस बात को बहुत कायदे से उन्होंने उठाया है। वैसे भी वो कॉमनर्स इकोनॉमिक्स्ट हैं, जनरल बातों पे बात करते हैं। तो शिक्षा पे जो आम शहरी का, आम ग्रामीण का, आम आदमी का जो खर्च का बजट है, उसे ही इन्फ्लेशन ऑफ एजुकेशन बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में। जैसे आप सुनते होइएगा कभी कभी दिखाता है कि एक आम आदमी का पैसा कहाँ ड्रेन होता है। चूँकि जनरली पैसे की जो कैटेगरी है, आम आदमी जो पैसा खर्च करता है उसको आप बोल देते हैं डिस्पोजल मनी, डिस्पोज करना ही है उस पैसे को। तो पहले ऑलमोस्ट हम लोगों के ज़माने में वो डिस्पोजल मनी का पार्ट था, अरे शाम को कुछ कॉपी चाहिए, कुछ ट्यूशन फीस दे देना है, तो उसी से हो जाता है। लेकिन अब ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर बन चुका है, इतना महंगा हो चुका है हर चीज़ कि कोई भी आदमी अच्छा खासा अपने इनकम का इस मद पे खर्च करता है, बल्कि अपने इनकम का हर हालत में 1/3 तो खर्च हो ही रहा है, 33% तक। हर चीज़ इतना महंगा हो गया, ट्यूशन, स्टेशनरी, बुक्स, एवरीथिंग। ये तो थैंक्स ऑनलाइन की थोड़ा कंट्रोल हो रहा है, ऑफलाइन तो आग लगा दिया था। तो उसी को हम इन्फ्लेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कहेंगे, एजुकेशन। तो इन्होंने जवाब दिया, अच्छा जवाब दिया। लेकिन अब आपको ये सोचना है कि इसका एग्जैक्ट डाटा, मैं अभी खोजा है इसको 1 मिनट कि डाटा, चूँकि पीछे मैंने देखा था कि लगभग 10% तक दिखाता था, तो इसका बेसिकली एग्जैक्ट डाटा गवर्नमेंट बनाती नहीं है, गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट है नहीं, ये तो उसके उसमें चला जाएगा, नुकसान का काम है। हर चीज़ का इन्फ्लेशन अगर दिखाए जाने लगे तो जुल्म हो जाएगा। एक ही को होलसेल प्राइस और रिटेल को दिखाता है तो झमेला है। तो ये अलग अलग एजेंसियां इसको प्रोजेक्ट करती हैं और उसके द्वारा ये आता है। लेकिन इकोनॉमिक्स के टीचर से ये पूछा जाना बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत अच्छा, इससे अधिक क्या पूछा जाए। क्योंकि इनसे भी मैं जब पूछा था तो कुछ ऐसा ही रिमिटेंसेज और ये वो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन क्या है, तो बहुत अच्छा इन्होंने बताया। उसके बाद एजुकेशन का इकोनॉमिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका भी हर कोई अपना सब्जेक्ट को अपना बेहतरीन मानता है। तो इस तरह से इनका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा और ग्रामीण परिवेश के हैं। मैं भी बाल मिठाई का इंतज़ार करूंगा गुरुवार, और ताकि अल्मोड़ा का बाल मिठाई खाने को मिले। और अपने मैम ज़रूर कल भेजिएगा आप, अगर आज नहीं भेज पाई हैं तो आपके इंटरव्यू का खासा मुझे रुचि रहेगी, क्योंकि आप वाइस प्रिंसिपल में भी हैं, तो उसको देखना है। और अखबार पे कार्यक्रम शुरू कर दिया हूँ, कहीं ना कहीं काम ही आएगा। आप देखिए, मैं अपने ओर से तो कोई कमी छोड़ नहीं रहा हूँ। आगे आप कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, कितने अपनी चीज़ों के प्रति ईगर हैं, उस पर आपकी सफलता निर्भर करेगी। जय हिंद।